एवरीवन। हेलो एवरीवन, आई एम शीतल सिंह। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक उद्देश्य क्या था जब उन लोग आए थे हमारे भारत में, तो व्यापार करना था। ब्रिटिश शासन पर किस पर प्रभाव पड़ा, तो कुटीर उद्योग पर, लघु उद्योग को भी समाप्त किया उन लोगों ने। कृषि पर बढ़ोतरी हुई, नई फसलें फलों को उपजाया गया, नई फसलों को उपजाया गया, फलों और फसलों को उपजाया गया। जमींदारी व्यवस्था का विकास हुआ, शोषण बढ़ गया, कंपनी शासन में आ गई। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? तो थॉमस मुनरो और कॉर्नवालिस ने। महलवाड़ी व्यवस्था राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार माना गया है। तो जॉन महाले को, जो उत्तरी में महलवाड़ी व्यवस्था का है। तो चलिए मैं आज अच्छे से बताने वाली हूँ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अवस्था पर प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में हम धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरह ही दिए जाने के कारण उद्योगों को कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इससे स्तंभरारी, जगीरदारी, मालगुजारी एवं विसवेदारी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% मतलब हिस्सा शामिल था। मतलब कि 90% इसमें था किसान का हिस्सा। मतलब भारत में किसानी खेती बहुत ज़्यादा हुआ करती थी उस टाइम में, तभी तो भारत से कच्चा माल ले जाकर वहाँ ब्रिटिश लोग अमेरिका में महंगे दामों पर, मतलब वहाँ पे मशीन वगैरह, फैक्ट्री वगैरह खुलवाई। यहाँ फैक्ट्री इंडिया में नहीं खुलवाई, क्योंकि यहाँ पे अगर खुलवाते रोज़गार भी मिल जाता तो लोगों की इकोनॉमिक्स कंडीशन अच्छी हो जाती। बट यहाँ पे अगर खोल देते तो यहाँ कच्चा माल ज़्यादा सप्लाई होता था। यहीं से कच्चा माल ले जाकर और उन लोग अपने ब्रिटिश में फैक्ट्री वगैरह खुलवाकर उसको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनवाते थे और बनाकर फिर इंडिया में लाकर उसको महंगों दामों पर बेचा करते थे। तो इससे क्या होता था कि उनका बहुत फ़ायदा होता था। तो और हमारे भारत के किसानों पर बहुत शोषण हुआ। कच्चा माल उगवाते थे और फिर यहाँ से सस्ते दामों पर ले जाया करते थे, जिससे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था। भाग 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपना पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारी, छोटी पूंजीपति बहादुर नवाब थे। स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसे व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बरामहल जिले में लागू किया गया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्णिया, बंगाल, असम तथा पूर्व आधी कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिक दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से ही सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। तो मैं बता रही हूँ कि रैयतवाड़ी व्यवस्था।
तो इस प्रथा के अंतर्गत रैयत को भूमि के मालिकाना और कब्ज़दारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भूस्वामी की स्थापना की। मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों का भूमि के मालिकाना और कब्ज़दारी अधिक दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का एक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भूस्वामी की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा ब्रिटिश शासन का भारतीय व्यवस्था पर प्रभाव अंग्रेजों से पूर्व उपयोग 90% जनसंख्या ग्रामीण थी। हमारे भारत में 90% जनसंख्या ग्रामीण थी। उसी के वजह से उन लोग ने उसका फ़ायदा उठाया क्योंकि यहाँ कच्चा माल बहुत होते थे, यहाँ खेती बहुत होती थी, यहाँ की मिट्टियाँ बहुत अच्छी थी, बहुत पकड़ थी और यहाँ का कच्चा माल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था। तो उन लोगों ने एक विचार किया भारत में अपना व्यापार करने का। यहाँ के कच्चा माल ले जाया करते थे और प्रमुख व्यवस्था कृषि थी, बहुत अच्छी यहाँ की कृषि थी। तो यहाँ से अफीम उगवाते थे, नील की खेती करवाते थे, तीन कठिया प्रणाली मतलब कि नील की खेती करवाते थे, अफीम। उसके बाद कपड़े, सूती वस्त्र के लिए कच्चा उपयोग होता था, रुई जिसको बोलते हैं, कॉटन की खेती होती थी यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी खेती होती थी जो मसाले की खेती होती थी और यहाँ से कच्चा माल ले जाकर वहाँ फैक्ट्री में अच्छे से प्रोडक्ट बनाकर महंगे दामों पर बेचा करते थे, वहाँ भी और इंडिया में लाकर भी। इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा और हमारे किसानों को 1/10 भाग देते थे, 10 भाग खुद लेते थे और 1 भाग इन लोग को देते थे। तो इससे उन लोग पर शोषण भी बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा शोषण हुआ उन लोगों पे। तभी तो इतने सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे किसान आंदोलन, बहुत सारी ऐसी आंदोलन हुई कि हमारे भारत में शोषण ना हो। तो प्रमुख व्यवस्था कृषि, रेशम वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग, काष्ठ नक्काशी और सोने चांदी आभूषण, पत्थर नक्काशी, संगमरमर, नील, मसाला, अफीम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी खेती हमारे भारत में होती थी। और पलासी एवं बक्सर के कुछ से उपनिवेश की स्थापना हुई। बक्सर की भी युद्ध हुई, प्लासी की युद्ध हुई। तत्पश्चात भारत कच्चा माल उत्पादन का भूखंड था। विस्तृत विश्लेषण इंडियन टुडे, राजनी पारदत्त। मतलब कि उसमें बताया गया था कि भारत कच्चा माल के लिए बहुत अच्छा भूखंड था। कच्चा माल यहाँ बहुत ज़्यादा 90% यहाँ पर खेतियाँ होती थी। तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पर कितने अच्छा यहाँ की खेती थी। कहते थे ना कि भारत हमारी सोने की चिड़िया थी, बट ब्रिटिश लोग इतना ज़्यादा शोषण किए, नोच नोच कर हमारी जमींदारी प्रथा, हमारे यहाँ के हर प्रोडक्ट को नोच कर ले गए और हमारे भारत को ऐसी खेती अब कहाँ होती है जब उस टाइम में हुआ करती थी। और यहाँ के जितने भी ट्रेडिशन, सारे कुछ डिज़ाइन वगैरह सब यहीं से उन लोग ले गए थे और वहाँ पे बहुत फैशन चला और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ग्रोथ हुआ और हमारे इंडिया बहुत पीछे रह गया। उपनिवेशवाद की व्यवस्था, वाणिज्य पूंजीवाद 1857 से 1813, उद्देश्य राजनीतिक नियंत्रण, व्यापार पर एकाधिकार। फिर उसके बाद राजनीतिक नियंत्रण भी होने लगा। बंगाल में सिराजुद्दौला को हराकर खुद लोग नवाब बन गए, तो वहाँ पे भी शासन किया। तो खेती पे भी उन लोगों को नज़र पड़ी, तो वहाँ से भी सब लोगों ने अपना बना लिया और वहाँ पे भी शोषण किया। औद्योगिक पूंजीवादी 1813 से 1850, भारतीय ब्रिटिश माल का आयताकार बना। खाद्यान्न, फसलों की कमी से अकाल पड़ा। हेलो गाइस,
तो मैं बता रही थी, इंग्लैंड में आधुनिक क्रांति शुरू हुई। वित्तीय पूंजीवाद 1850 से 1947। उपनिषदों के शासन से ब्रिटेन पूंजीवादी हो गया। पूंजी का पुत्र, निवेश अधिक लाभ के उद्देश्य हो गए। ब्रिटेन बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, और हमारा इंडिया बहुत कंगाल हो गया। इतने सारे कच्चा माल ले गए और उन लोगों को कुछ वैसा मिला नहीं। रेलवे, बंदरगाह, विद्युत व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, कार्ल मार्क्स रेलवे को भारत के विकास का अग्रदूत कहा गया। इस्पात कारखाने एवं सूत्री मिलानों पर निवेश रही। मतलब ऐसा नहीं था, कुछ अच्छी चीज़ें भी उन लोगों ने किया था। रेलवे की व्यवस्था करवाई, एरोप्लेन उतारा गया था इंडिया में पहली बार, और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बट ये था कि हमारे इंडिया पर शोषण भी बहुत हुआ था। तो यही सब बातें थी जो मतलब कि हमारे इंडिया पे बीती है, तो मैं आप लोग के सामने बोल रही हूँ। तो भारत से निर्यात की वस्तुओं में नील, मसाले, अफीम भी शामिल थे। आरंभ में अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में ही भारत आए। अंग्रेज लोग विदेश में तैयार सामान या बहुमूल्य धातु भारत ले आते और उसको बदले यहाँ से वस्त्र, मसाले तथा हाथी दांत के सामान यहाँ से ले जाकर विदेशों में बेचा करते थे। भारत में यूरोपीय कंपनियों उत्पादन को ददनी पे सांगी देकर माल तैयार करवाते थे। असंतुलित व्यापार, भारत का आयात का कमाया निर्यात अधिक के कारण भारत की संपदा में विकास हुआ। फलतः भारतीय शासकों ने यूरोपीय कंपनियों के व्यापार के प्रतिनिधित्व नहीं किया, बल्कि उन्हें संरक्षण एवं सुविधाएं भी प्रदान की। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण हैं। द वेरियस स्टेज ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म। उपनिवेशवाद का तात्पर्य अपनी सीमाओं के बाहर राष्ट्रों के विस्तार से इसका स्वरूप आर्थिक होता है। इसमें विजेता देश का शासन निरंकुश होता है। पलासी 1757 ईस्वी, बक्सर 1764 ईस्वी के युद्ध के बाद अंग्रेज ने बंगाल की समृद्धि पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ठीक है, अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया। भारत ब्रिटेन के लिए कच्चा माल उत्पादन करने वाला एक विशाल भूखंड था। यहाँ बहुत ज़्यादा खेती होती थी, 90%। तभी तो ब्रिटिश लोग आए, उन लोगों ने प्लान किया कि यहाँ पे व्यापार किया जाएगा, हम लोग को बहुत फायदा होगा। बहुत ज़्यादा उन लोगों ने पैसे कमाए। उसके द्वारा बनाए गए माल को रूपत के लिए विस्तृत बाजार माल बन गया। उसके द्वारा बनाए गए माल के खपत के लिए विस्तृत बाजार बन गया। रजनी पामवत दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 खंडों में विभक्त किया है। रजनी पामदत्त ने 3 खंडों में विभक्त किया है। वाणिज्य पूंजीवादी 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक, और उसके बाद आधुनिक पूंजीवाद 1813 से 1858 ईस्वी तक। वित्तीय पूंजीवाद 1858 से 1947 तक। राजनी पामदत्त ने कहा, शोषण की पहली प्रणाली समाप्त होने से पहले ही शोषण की नवीन प्रणाली का आगमन हो जाता था। वाणिज्य पूंजीवादी व्यवस्था का प्रारंभ कंपनी द्वारा पलासी के जीता 1757 ईस्वी के परिणाम स्वरूप बंगाल के साथ व्यापार तथा लूट के एक विशेष युग से आरंभ हुआ और 1813 तक चला, जिसे वाणिज्य पूंजीवादी संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था को 3 उद्देश्य थे। तो व्यापार एकाधिकार करना, संभावित प्रतिनिधियों को समाप्त करना, कंपनी द्वारा वस्तुओं को कम से कम मूल्य पर खरीद कर अधिक से अधिक मूल्य पर बेचते थे। उक्त दोनों उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु देश पर राजनीतिक तंत्र स्थापित करना उपनिवेशवाद की इस प्रथम अवस्था को ही पर्सिवल और स्वीयर ने खोली और असम लूट की संज्ञा से अभिहित किया। कंपनी के प्रथम 50 वर्षों में भारतीय हस्तकला उद्योग का पूर्ण विनाश हो गया। देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि आधारित हो गई। आधुनिक पूंजीवादी की अवस्था, स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्डोलिज्म।
तो सबसे पहले आधुनिक ब्रिटेन से शुरू हुई। भारत में आने वाली सूती कपड़ों पर आयात निर्यात कर लगाया गया। भारत आने वाला सूती कपड़ों पर आयात माल 3 से 5% लगाया गया, जबकि भारत से जाने वाले कपड़े पर 10% निर्यात कर लगाया गया, जिसके कारण कपड़ा, बर्तन, कागज, चीनी, लोहा व कांच उद्योग नष्ट हो नष्ट हो गया। इस समय सबसे बड़ा चमत्कार रेलवे का विकास हुआ। वित्तीय पूंजीवादी की अवस्था, स्टेज ऑफ फाइनेंस कैपिटलिज्म। 1858 से 1947 ईस्वी के मध्य भारत में वित्तीय पूंजीवादी का चरण रहा। 1858 ईस्वी में जब कंपनी शासन का अंत हुआ तो भारत पर 7 करोड़ पौंड का कर्ज था। करोड़ पौंड का कर्ज था। यह कर्ज 1939 ईस्वी में 88 करोड़ लाख हो गया। ठीक है, तो भारत में रेलों का निर्माण पूंजी से लाभ की गारंटी व्यवस्था के माध्यम से कराया गया, जिसके अनुसार इस पूंजी निवेश पर प्रतिशत की गारंटी द्वारा दी जाती थी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। भू राजस्व व्यवस्था, इंडियन रेवेन्यू सेटलमेंट। भारत में अंग्रेजों ने 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था बनाया: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त द परमानेंट सेटलमेंट। बंगाल में दैत शासन 1765 में लागू करने से ढके की व्यवस्था की शुरुआत हो गई। तो मुहम्मद रजा खां को बंगाल का नवाब दीवान नियुक्त किया गया। इसने अधिक कर वसूलने के लिए भूमि की नीलामी कर दी। अमीरों को हटाकर रैयतों, सूबेदार सुपरवाइजर को नियुक्त किया गया। 1771 ईस्वी में मुर्शिदाबाद तथा पटना में रेवेन्यू काउंसिल तथा कंट्रोलिंग कमेटी की स्थापना की गई। कमीशन खोरी अपने चरम पर स्तर पर थी। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1772 ईस्वी में केंद्रीय खजाना मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया। वॉरेन हेस्टिंग ने पश्चात बंदोबस्त प्रारंभ किया, जिसमें उच्चतम बोली लगाने वालों को लगान वसूली का अधिकार प्रदान किया जाता था। उच्चतम बोली लगाने वालों पे। तो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट, तो क्या क्या प्रभाव पड़े। इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर यही प्रभाव। 1777 ईस्वी में इस व्यवस्था को समाप्त कर सालाना बंदोबस्त आरंभ किया गया। 1786 में कॉर्नवालिस ने रेलवे बोर्ड का गठन किया। इस सदस्य जॉन शोर तथा चार्ल्स जेम्स ग्रांट थे। कॉर्नवालिस ने भूमि बंदोबस्त में जमींदारों को लगान वसूल करने का अधिकार दिया। 1790 में वार्षिक लगान की जगह 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई। 22 मार्च 1793 में इसी व्यवस्था को अस्थायी कर दिया गया, जिसे अस्थायी बंदोबस्त, इस्तमारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था अथवा मूलगुजारी व्यवस्था की कहा गया है। 22 मार्च 1793 में अस्थायी बंदोबस्त, उस्तमदारी बंदोबस्त, जागीरदारी व्यवस्था अथवा मालगुजारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी हुआ। तो यही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी लोग व्यापार करने के लिए हमारे भारत में आए। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की 3 प्रकार में खंड में बांटे हैं। अस्थायी बंदोबस्त, कितनी सारी बंदोबस्त उन लोगों ने किया। तो यही थी कि हमारे भारत में एक सोने की चिड़िया थी। यहाँ कच्चा माल बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ करते थे। बहुत सारी यहाँ खेतियाँ होती थी, मसाले की खेती होती थी, बहुत सारे फल उगाए जाते थे, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट थी
जो यहाँ से ले जाकर उन लोग वहाँ फैक्ट्री का निर्माण किए, कपड़ा, सूती वस्त्र, हाथी दाँत, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ बनाकर यहाँ